welcome back to my YouTube channel. Students, I hope that you all are doing fine. आज मैंने बहुत टाइम के बाद वीडियो डाला। जैसे कि आपको मैंने ऑलरेडी बताया है कि मैं कॉलेज में बहुत बिज़ी होता हूँ, लेकिन आज से मैं कोशिश करूँगा कि अपनी YouTube चैनल पे रेगुलर वीडियोस अपलोड करूँगा। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्या डिस्कस करेंगे? इस वीडियो लेक्चर में हम आज कुछ MCQs डिस्कस करेंगे। ये जो MCQs हम डिस्कस करेंगे ये एक एग्जामिनेशन में पूछे गए थे। तो जो स्क्रीन पे आपको नाम दिखता है नॉर्दर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड, तो इस कंपनी में एक रेडियोग्राफर की वैकेंसी थी, तो उसमें एक एग्जामिनेशन किया गया था। तो ये MCQs उसमें पूछे गए थे। मुझे ये MCQs बहुत ही अच्छे और इम्पॉर्टेंट भी लगे, तो सोचा कि आप लोगों के साथ भी ये डिस्कस करूं। तो चलिए गाइस, विदाउट वेस्टिंग टाइम हम ये जो पेपर था नॉर्दर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड का रेडियोग्राफर के लिए, तो हम ये डिस्कस करेंगे। तो ये जो हम पार्ट फर्स्ट डिस्कस करेंगे, इसमें हम सबसे पहले इसके फर्स्ट 15 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इसमें क्या पूछा गया था? द पेशेंट्स चिन शुड बी एलिवेटेड ड्यूरिंग चेस्ट रेडियोग्राफी टू। हम पेशेंट की चिन को चेस्ट रेडियोग्राफी में एलिवेट करते हैं। क्यों करते हैं? तो अब हम ऑप्शंस देखते हैं। नंबर फर्स्ट ऑप्शन इज अवॉइड सुपर इम्पोजिशन ऑन द एपिसेस ऑफ लंग। सेकेंड इज कीप मिड सैजिटल प्लेन पैरेलल। थर्ड इज रिड्यूस पेशेंट मोशन एंड द फोर्थ ऑप्शन इज रिड्यूस पेशेंट डोज। तो अगर आपको याद होगा, जो चेस्ट रेडियोग्राफी है उसमें हम पेशेंट की चिन को एलिवेट इसलिए करते हैं ताकि जो एपिसेस ऑफ लंग्स हैं उस पर कोई सुपर इम्पोजिशन न हो जाए। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ए। चलिए गाइस, देखते हैं आज का इस क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड इसमें क्या पूछा गया था? द 10 days रूल फॉर एक्सरे एग्जामिनेशन ऑफ फीमेल पेशेंट्स इज एप्लीकेबल टू। जो फीमेल पेशेंट्स में हम एक्सरे एग्जामिनेशन करते हैं तो उसमें हम एक रूल अप्लाई करते हैं, 10 days रूल। वो इन ऑप्शंस में किसके लिए एप्लीकेबल होता है? ठीक है, कब एप्लीकेबल होता है? तो ऑप्शंस देखते हैं क्या क्या ऑप्शंस हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द फर्स्ट 10 days following the cessation of menstruation. The second option is the first 10 days following the onset of menstruation. Option C is the 10 days preceding the menstruation. Option D is 14 days before menstruation. तो मैंने ही पढ़ाया है रेडिएशन प्रोटेक्शन में 10 days रूल। तो 10 days रूल हम कब अप्लाई करते हैं? फर्स्ट 10 days फॉलोइंग द ऑनसेट ऑफ मेंस्ट्रुएशन। जब मेंस्ट्रुएशन होगा तो उसमें जो पहले वाले 10 दिन होते हैं उसमें हम 10 days रूल अप्लाई करते हैं, क्योंकि जो पहले 10 days होते हैं तो उनमें ओवुलेशन का चांस कम होता है, क्योंकि ओवुलेशन जो होता है वो फिर 14th डे में होता है, तो फर्स्ट 10 days में उसका चांस बहुत कम होता है। सो इट्स राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज द फर्स्ट 10 days फॉलोइंग द ऑनसेट ऑफ मेंस्ट्रुएशन। तो चलिए गाइस, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? इन इंडिया which of the following is the most significant in the development of radiation protection standard? इंडिया में इन बॉडीज़ में से कौन सी ऐसी बॉडी है जो कि सबसे ज़्यादा रेडिएशन प्रोटेक्शन स्टैंडर्ड्स की डेवलपमेंट करते हैं? तो ऑप्शन क्या क्या हैं? ऑप्शन फर्स्ट इज AERB, एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड। ऑप्शन नंबर बी इज BARC, यानी बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। ऑप्शन सी इज NCRP, यानी नेशनल कमिटी ऑन रेडिएशन प्रोटेक्शन। ऑप्शन डी इज ICRP, इंटरनेशनल कमीशन ऑन रेडिएशन प्रोटेक्शन। तो इंडिया में जो एपेक्स बॉडी हैं जो कि रेडिएशन प्रोटेक्शन स्टैंडर्ड्स डेवलप करते हैं, तो दैट इज अनडाउटेडली
AERB, Atomic Energy Regulatory Board. So right answer is option A. तो चलिए गाइज देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 क्या था इसमें? द रेडिएशन वार्निंग सिंबल इज अ ब्लैक डैश डैश ऑन ए येलो बैकग्राउंड. बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. कुछ दिन पहले मैंने रेडिएशन सिंबल के बारे में पढ़ाया था आपको. तो क्वेश्चन क्या बताता है कि जो रेडिएशन वार्निंग सिंबल होता है, यानी जो इंटरनेशनल सिंबल ऑफ रेडिएशन होता है, वो क्या होता है? येलो बैकग्राउंड पे ब्लैक क्या होता है? ब्लैक ट्रिफाइल होता है, ड्यूअल फाइल होता है, कॉर्ड फाइल होता है, या सिंगल फाइल होता है. तो अगर आपको याद होगा, मैंने आपको उस टाइम दिखाया था कि ऐसे होता है, ऐसे ऐसे सेंटर में सर्कल होता है, दैट रिप्रेजेंट्स एटम. तो ये वाला इसकी जो ये फाइल्स हैं, 3 फाइल्स होती है ट्रिफाइल, ये ब्लैक होते हैं, ब्लैक ट्रिफाइल होते हैं. और जो बैकग्राउंड होता है इसका, तो ये जो बैकग्राउंड होता है दिस इज येलो. ठीक है. हाँ, सो इसका जो राइट आंसर है दैट इज ट्रिफाइल, दैट इज ट्रिफाइल. ठीक है. हाँ, तो चलिए गाइस देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5, very important question. All are the following are the potential advantages of using higher kV in radiography except. तो इन 4 ऑप्शंस में सारे हायर केवी जो हम रेडियोग्राफी में यूज़ करते हैं उनकी एडवांटेजेस हैं. यानी ये जो 4 ऑप्शंस हैं इनमें 3 एडवांटेजेस दी गई है हायर केवी की, एक्सेप्ट एक के बगैर, जो कि एडवांटेज नहीं है हायर केवी की. ठीक है. तो देखते हैं ऑप्शंस क्या क्या हैं. फर्स्ट ऑप्शन इज इंक्रीज्ड पेशेंट एक्सपोजर, बी पार्ट इज रिड्यूस्ड एक्सरे ट्यूब हीटिंग, ऑप्शन सी इज शॉर्टर एक्सपोजर टाइम, एंड ऑप्शन डी इज डिक्रीज्ड एरिया कंट्रास्ट. ठीक है. हाँ, देखिए अगर हम सबसे पहला पॉइंट देखेंगे कि जब हम हायर केवीपी यूज़ करते हैं तो पेशेंट एक्सपोजर ज़्यादा होता है, क्योंकि आपको एक रिलेशन पता होगा, जो इंटेंसिटी होती है डेट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू केवीपी स्क्वायर. ठीक है. हाँ, तो ये ठीक है. दूसरा, रिड्यूस एक्सरे ट्यूब हीटिंग, ये ठीक है. तो इससे हायर केवीपी से एक्सरे ट्यूब हीटिंग कम होती हैं. शॉर्टर एक्सपोजर टाइम, डिक्रीज्ड एरिया कंट्रास्ट भी डिक्रीज होता है, एक्सपोजर टाइम भी शॉर्ट होता है. अब बचा इसमें पहला वाला ऑप्शन, इंक्रीज्ड पेशेंट एक्सपोजर. तो हायर केवीपी से क्या होता है कि पेशेंट का एक्सपोजर बढ़ जाता है, दैट इज द डिसएडवांटेज. सो इट इज appropriate आंसर इज ऑप्शन नंबर ए. ठीक है. हाँ, इंक्रीज्ड पेशेंट एक्सपोजर, क्योंकि हायर केवी से हमें क्या होता है कि पेशेंट को ज़्यादा डोज मिलता है. तो चलिए गाइस देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 है, इन एन एडल्ट द स्पाइनल कॉर्ड यूजुअली एंड्स एट द लेवल ऑफ. अगर हम एक एडल्ट में देखेंगे जो स्पाइनल कॉर्ड होता है वो किस लेवल पे एंड होता है. तो ऑप्शंस देखते हैं क्या क्या है. ऑप्शन फर्स्ट इज S1 यानी सैक्रल बोन फर्स्ट, ऑप्शन बी इज लंबर वर्टेब्रा फर्स्ट, ऑप्शन सी इज लंबर वर्टेब्रा 5, ऑप्शन डी इज सैक्रल बोन थर्ड. तो आपको पता होगा कि जो स्पाइनल कॉर्ड होता है एक एडल्ट में वो किस लेवल पे एंड होता है, L1 L2 लेवल पे. ठीक है. हाँ, अगर हम चिल्ड्रन की बात करेंगे तो उनमें होता है L3 L4 लेवल पे. ठीक है. तो इट्स राइट आंसर हियर इज नाउ L1. ठीक है. हाँ, नाउ क्वेश्चन नंबर 7 हम डिस्कस करेंगे. क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? न्यूटन्स इनवर्स स्क्वायर लॉ is useful in radiography because it indicates how the radiation intensity is affected by. जो न्यूटन का इनवर्स स्क्वायर लॉ है जो कि रेडियोग्राफी में या रेडियोलॉजी में यूज़फुल है. तो ये इसलिए यूज़फुल है क्योंकि ये हमें क्या दिखाता है, रेडिएशन
इंटेंसिटी को किसके साथ रिलेशन है, तो आपको पता होगा कि जो रेडिएशन इंटेंसिटी है, रेडिएशन इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस स्क्वायर, यानी न्यूटन, यही है न्यूटन इज इनवर्स स्क्वायर लॉ। ये क्या हमें बताता है, ये हमें बताता है कि जो रेडिएशन इंटेंसिटी है इसको कौन इफेक्ट करता है, डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स। कौन सा, डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स। तो चलिए ऑप्शंस देखते हैं क्या क्या है। नंबर फर्स्ट ऑप्शन इज रेडियो एक्टिव डीके, number second option is distance from the source, number third option is size of the source, and number fourth option is none of the above. तो as I have already told you that कि जो इंटेंसिटी है दैट इज अफेक्टेड बाय द डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स, ठीक है। हाँ, तो चलिए गाइस क्वेश्चन नंबर 8 हम डिस्कस करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 इन्होंने क्या पूछा था, फिक्सिंग सॉल्यूशन इज यूज्ड इन रेडियोग्राफी आर। देखिए या डार्क रूम, ठीक है, रेडियोग्राफी के बदले आप डार्क रूम भी लिख सकते हो। यहाँ पे जो रेडियोग्राफी या डार्क रूम में फिक्सिंग सॉल्यूशंस यूज होती हैं वो क्या होती है, अल्कलाइन होती है, एसिडिक होती है, न्यूट्रल होती है, नॉन ऑफ द अबव, कुछ नहीं, इनमें से कुछ नहीं होती हैं, ठीक है। तो आपको पता होगा कि जो फिक्सिंग सॉल्यूशंस होती हैं जो कि डार्क रूम में हम यूज़ करते हैं दैट आर एसिडिक, ये याद रखना, ठीक है, वो क्या होती हैं, एसिडिक होती हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इन्होंने क्या पूछा था, 1 rad इज इक्वल टू द एब्जॉर्प्शन ऑफ, 1 rad किसके बराबर होता है, ठीक है। तो गाइस अगर आपको पता होगा, देखिए हमें पता है कि 1 ग्रे इज इक्वल टू 100 rad, 100 rad। तो लेकिन मुझे 1 rad निकालना है, तो सीधे 1 rad किसके बराबर हुआ, 1/100 ग्रे विच इज इक्वल टू 0.01 ग्रे, 0.01 ग्रे। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 1 जूल पर केजी नहीं होता है, ये होता है ये यूनिट नहीं है इसका, 100 जूल्स पर केजी भी नहीं है, 0.1 ग्रे भी नहीं है। तो इसका जो यूनिट है एक्चुअल यानी 1 रैड किसके बराबर निकलेगा हमें, 0.01 ग्रे, ठीक है। हाँ, नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया था इन्होंने, द इंटेंसिटी ऑफ द एक्सरे बीम दैट लीव्स द एक्सरे ट्यूब इज नॉट यूनिफॉर्म throughout all portions of the beam, this is called। जो एक्सरे बीम निकलती है एक्सरे ट्यूब से वो यूनिफॉर्म नहीं होती हैं, बीम में वो यूनिफॉर्म नहीं होती हैं, ठीक है। हाँ, तो इसको हम क्या बोलते हैं, तो इस इफेक्ट को हम बोलते हैं एनोड हील इफेक्ट या हील इफेक्ट। यानी जो एनोड हील इफेक्ट होता है इसमें क्या होता है कि जो कैथोड होता है, कैथोड साइड से ज़्यादा एक्सरेज आती हैं लेकिन एनोड साइड से कम आती हैं। तो थ्रू आउट ऑल पोर्शंस ऑफ द बीम ये जो इंटेंसिटी होती है दैट इज नॉट यूनिफॉर्म, सो इट इज हील इफेक्ट, ऑप्शन ए, ठीक है, ऑप्शन ए। तो इसने क्या क्या दिया था, हील इफेक्ट, थर्मियोनिक इमिशन, स्ट्रेट रेडिएशन एंड ट्यूब रेटिंग। सो राइट आंसर इज हील इफेक्ट, ठीक है। हाँ, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 इन्होंने क्या दिया था, विच इज नॉट ट्रू अबाउट इंटेंसिफाइंग स्क्रीन्स। इंटेंसिफाइंग स्क्रीन्स में इनमें से कौन सा ऑप्शन ठीक नहीं है, ट्रू नहीं है, ठीक है। रिड्यूसेस पेशेंट डोज, तो इंटेंसिफाइंग स्क्रीन्स ऑब्वियसली रेडिएशन डोज को कम करते हैं, ठीक है, क्योंकि इंटेंसिफिकेशन होती है एक एक्सरे फोटोन की नियर अबाउट 500 to 1000 लाइट फोटॉन्स बनते हैं। दूसरा डिक्रीजेज स्पेशल रेजोल्यूशन, बिल्कुल इंटेंसिफाइंग स्क्रीन से स्पेशल रेजोल्यूशन कम होती हैं। रिड्यूसेस ब्लरिंग, ब्लरिंग भी कम होती हैं। ऑप्शन डी इंक्रीजेस लोडिंग ऑफ द एक्सरे ट्यूब। तो इसका जो राइट आंसर है, क्योंकि लोडिंग ऑफ द एक्सरे ट्यूब पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, ठीक है, इंटेंसिफाइंग स्क्रीन्स की वजह से। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज increases loading of the X-ray tube. Now moving to question number 12. Question number 12 is also a very important question. Ideal temperature in the dark room is,
जो डार्क रूम होता है उसमें आइडियल टेम्परेचर क्या होता है, ठीक है। तो इसमें कुछ बुक्स लिखती हैं 20 to 22 डिग्री सेल्सियस और कुछ लिखती हैं 16 to 22 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे जो अप्रोप्रिएट आंसर हैं दैट इज़ 16 to 22 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। हाँ, नाउ क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 इन्होंने क्या दिया था, द मोस्ट कॉमनली यूज्ड फोटो सेंसिटिव एजेंट इज। तो सबसे कॉमनली जो हम फोटो सेंसिटिव एजेंट यूज़ करते हैं, ठीक है, एक्सरे फिल्म्स में ये होता है, तो वो कौन सा होता है। यानी जो एक्सरे फिल्म में जो इमल्शन होता है उसमें एक फोटो सेंसिटिव एजेंट होता है, वो किसका बना होता है, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर आयोडाइड एंड नन ऑफ द एबो। तो मैंने ही अगर आपको याद होगा तो पढ़ाया है कि जो फोटो सेंसिटिव एजेंट ज़्यादा होता है तो एक्सरे फिल्म में AgBr ज़्यादा होता है फॉलोड बाय AgI। AgI मीन्स सिल्वर आयोडाइड एंड AgBr इज सिल्वर ब्रोमाइड। सिल्वर ब्रोमाइड 90% होता है एंड AgI 10% होता है। तो मोस्ट कॉमनली हम कौन सा यूज़ करते हैं, सिल्वर ब्रोमाइड, ठीक है। हाँ, तो इसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14। The specialized radiographic examination of the lungs and the bronchial tree using an opaque contrast medium is called। एक स्पेशलाइज्ड रेडियोग्राफिक एग्जामिनेशन होता है लंग्स का और ब्रोंकियल ट्री का, जिसमें हम एक कंट्रास्ट मीडियम, ओपैक कंट्रास्ट मीडियम यूज़ करते हैं। उस स्पेशलाइज्ड रेडियोग्राफिक एग्जामिनेशन को हम क्या बोलते हैं, ब्रोंकास्कोपी। नो, ब्रोंकास्कोपी इज ए डिफरेंट प्रोसीजर। ब्रोंकोग्राफी, सिस्टोग्राफी, यूरोग्राफी। क्लियरली इट इज ब्रोंकोग्राफी, वेरी इंपॉर्टेंट, ये याद रखना, ठीक है। हाँ, नाउ टुडेज 15th and the last question is to decrease the magnification of the heart in PA view of chest, the film focal distance is kept at। जो हम पोस्टीरियर एंटीरियर व्यू लेते हैं चेस्ट का, उसमें क्या होता है कि जो हार्ट की मैग्निफिकेशन होती हैं वो डिक्रीज होती हैं, तो उसमें हम FFD यानी फिल्म फोकल डिस्टेंस कितना रखते हैं, ठीक है। तो आपको पता ही होगा कि हम रखते हैं 180 सेंटीमीटर्स, 180 सेंटीमीटर्स, ठीक है। तो अगर हम इसको देखेंगे इट कम्स आउट टू बी नियरली 70 इंच, कितना, 70 इंच, ठीक है। सो इट्स राइट आंसर इज 70 इंच, दैट इज ऑप्शन डी। स्टूडेंट्स, दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो लेक्चर। तो आज हमने इस वीडियो लेक्चर में 15 MCQs डिस्कस किए जो कि पूछे गए थे किसमें, नॉर्दर्न कोल फील्ड लिमिटेड जो रेडियोग्राफर एग्जामिनेशन था उसमें। तो इन क्वेश्चंस पे फोकस करना, याद रखना, क्योंकि ये क्वेश्चंस रिपीट हो सकते हैं किसी और एग्जामिनेशन में, ठीक है। हाँ, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके और 15 या 20 क्वेश्चंस लेंगे, जितने भी क्वेश्चंस हैं इसमें, तो हम सब इसमें डिस्कस करेंगे ताकि आप लोगों को भी पता चले, आप लोग भी अवेयर हो जाए कि कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इन रेडियोग्राफिक रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशंस में। तो फाइनली आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि आपके साथ साथ आपके कलीग्स को भी हेल्प हो जाए। फ़ी अमान अल्लाह।